मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। हम बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स की और हमने इसका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, उसके कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस की बात करी और अब इन प्रोसेसेस के बाद हम चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। अब ये जो फर्स्ट लॉ है ये बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं कि दिस इज द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन द थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या कहता है कि अगर एक सिस्टम है, सिस्टम ने बात की थी जो हम पढ़ते हैं, जिसके ऊपर हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो हमारा सिस्टम है। अगर इस सिस्टम को आपने लेट्स से कोई डी क्यू एनर्जी प्रोवाइड करी, डी हम जानते हैं छोटी सी के लिए लिखते हैं, तो आपने डी क्यू एनर्जी को इसको प्रोवाइड करी, हीट आपने सिस्टम को दी। ओके, अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी डी यू से, और ये सिस्टम जो है वो काम करेगा, वर्क करेगा। मान लीजिए इसने एक्सपेंशन किया इतना और इसके करस्पॉन्डिंग जो वर्क मिला वो डी डब्ल्यू मिला। तो इस हीट के देने की वजह से इसने अपनी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाई प्लस कुछ एक्सटर्नली वर्क भी किया। ये जो पूरा काम बना है, इसे अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो लिख सकता हूं दिस डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना। जितनी अपनी एनर्जी दी वो कहाँ कहाँ गई, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, दूसरा वर्क करने में। तो ये जो इक्वेशन बनती है दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? अब हम जानते हैं कि वर्क डन कितना होता है, वर्क डन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दिस इज इक्वल टू पी डी वी के बराबर, दिस इज वर्क डन। तो आप इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हो, दिस डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ या मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे। अब इसमें जो खास बात ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि ये सारी चीजें जो है वो साइन के साथ रखी जाती हैं। मतलब डी क्यू को आप कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, ऐसे डी यू और डी डब्ल्यू को कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेना है। तो मैं आपके लिए लिख रहा हूं स्टेटमेंट कि हीट गेन्ड बाय अ सिस्टम, हीट गेन्ड बाय अ सिस्टम मतलब अगर सिस्टम को हीट दी गई है या सिस्टम ने हीट ली है। वर्क डन बाय अ सिस्टम, वर्क डन बाय अ सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम मतलब अगर सिस्टम का एक्सपेंशन हुआ है, सिस्टम ने वर्क किया है तो, और अगर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है तो ये सारी चीजें पॉजिटिव कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, और इसी का उल्टा अगर हीट इज लॉस्ट बाय द सिस्टम, हीट लॉस्ट बाय अ सिस्टम, वर्क डन ऑन अ सिस्टम और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ये सारी चीजें नेगेटिव कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, तो ये हमें साइन के साथ ध्यान रखना है, कौन सा पॉजिटिव रहेगा कौन सा नेगेटिव रहेगा, उसी के साथ हमें वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। तो केमिस्ट्री में आप इसका थोड़ा सा उल्टा लेते हैं, केमिस्ट्री में ये वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम उल्टे होते हैं, फिजिक्स में हम इसको इस तरीके से लेते हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें आप केमिस्ट्री में भी इसी तरीके से लेंगे। अब वर्क डन बाय सिस्टम मतलब क्या हो गया कि सिस्टम का एक्सपेंशन हो रहा है, जैसा यहाँ पे पहले वॉल्यूम इतना था, एक्सपेंशन होके इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता तो बाहर से जो फोर्स लग रहे हैं उसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता, यहाँ पे कंप्रेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस वजह से जो वर्क डन कहलाता वो वर्क डन ऑन अ सिस्टम होता और वो वर्क डन नेगेटिव कहलाता। क्लियर है? तो ये चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर मैं जो आपने स्टैंडर्ड प्रोसेसेस पढ़ी थी उनके साथ यूज करूं, तो आपने जो प्रोसेसेस पढ़ी थी वो क्या क्या थी, एक बार देखते हैं जल्दी से। आपने शुरू किया था आइसोथर्मल प्रोसेस से, रिमेंबर आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने बोला कि टी कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, दिस डेल्टा यू इज जीरो, ये पढ़ लिया था हमने। और यहाँ से हमने जब वर्क डन कैलकुलेट किया था तो वर्क डन आया था आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन लॉगरिथम में। ठीक है, अब आपको पूछा जाए बताइए यहाँ पे हीट गिवन कितना है, डी क्यू कितना है, तो सीधा से हम लिख सकते हैं बाय फर्स्ट लॉ ऑफ
thermodynamics, this dq is equal to du plus dw, ऐसा. तो this dq will be equal to dw, क्योंकि du तो कितना है, 0 है. तो फॉर थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस dq इक्वल टू dw. तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, फाइनल वॉल्यूम गिवन है, तो क्या आप यहाँ से उस टेम्परेचर पे वर्क डन निकाल सकते हैं? यस. आपसे पूछा गया बताइए कितनी हीट सिस्टम को दी गई, तो जितना यहाँ वर्क डन मिलेगा क्या उतनी हीट सिस्टम को दी गई थी? सीधे सीधी सी बात है यहाँ से. तो अब हम जितने भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व आगे करने वाले हैं, उन सब में दो बातें ध्यान रखनी है. एक तो ये प्रोसेसेस से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपने बनाए थे वो, और दूसरा इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे अप्लाई करना है. ये ऐसे ही जो आपने नेक्स्ट बनाया था आइसोमेट्रिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था. आपने बोला था कि जब चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन यहाँ पे कितना मिलता था आपको, 0 मिलता था. अब अगर वर्क डन 0 है तो और क्या क्या लिखा जा सकता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपने यहाँ से कैलकुलेट करी थी ऐसी. फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर लगाऊं तो क्या लिखूंगा, दिस डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ऐसा. डी क्यू क्या हो सकता है, दिस डी क्यू विल बी इक्वल टू डी यू, जो आपने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, एफ बाई टू डेल्टा पी इंटू वी. और क्योंकि डी डब्ल्यू 0 है तो ये सीधा सीधी सी बात क्या होगी कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, यहाँ भी लिखा जा सकता है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये रिलेशन मिल गया कि इस केस में जब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो डी क्यू इक्वल टू डी यू हो जाएगा. जब आपने आइसोबारिक लिखा तो आइसोबारिक प्रोसेस में आपने दोनों चीजें यहाँ कैलकुलेट करी, आपने वर्क डन भी निकाला और आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निकाली. इन दोनों को मिला के आप डी क्यू लिख सकते हैं, दिस डी क्यू विल बी डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, दिस क्यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ऐसा लिखा जा सकता है. दिस डेल्टा क्यू हीट गिवन या हीट this heat given by to the system या heat gained by the system is equal to work done plus delta u. work done आपने ये लिखा हुआ है, डेल्टा यू आपने ये लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करके अपन टोटल हीट बता सकते हैं. जो नेक्स्ट प्रोसेस आपने पढ़ा था वो साइक्लिक प्रोसेस पढ़ा था. आपने बोला था कि साइक्लिक प्रोसेस में जो डेल्टा यू होता है वो 0 होता है और जो वर्क डन होता है वो एरिया अंडर दिस एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व होता है. ठीक है. तो इस केस में अगर आपको dq पूछा जाए तो सीधे से आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू dw के बराबर, क्योंकि du तो यहाँ पे 0 है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये सारी चीजें फिर से एक बार बात कर सकते हैं, dq कितना होगा, du कितना होगा और इनके रिलेशंस क्या क्या होंगे. ठीक है. तो आते हैं अपन क्वेश्चंस पे. पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिए क्या कर रहे हैं. फाइंड आउट द वर्क डन इन द गिवन ग्राफ, ऑल्सो ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग टीवी कर्व एंड पीटी कर्व. ये दो चीजें आपसे पूछी गई हैं कि इसमें वर्क डन कितना होगा, टीवी कर्व बनाइए और पीटी कर्व बनाइए. ठीक है. तो कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को बताइए जल्दी से. तो इसमें आपको पहली बात तो है वर्क डन. तो वर्क डन अपन जानते हैं क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है ना, देखो पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है इसमें. साइक्लिक प्रोसेस के केस में वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, ये होता है वर्क डन. तो वर्क डन आप सीधा सीधा लिख सकते हैं एरिया, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये लेंथ है v नॉट के बराबर, ये लेंथ है v नॉट के बराबर, सो एरिया विल बी p नॉट v नॉट. तो दिस विल बी द वर्क डन इन दिस प्रोसेस. ये बात तो एक बात समझ में आ गई. ठीक है. अब पूछा गया है इसके कर्व बनाइए, टीवी कर्व और पीटी कर्व. इस पीवी कर्व को अपने को कन्वर्ट करना है टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व में और प्रेशर टेम्परेचर कर्व में. ठीक है. तो अपन यहाँ सारी प्रोसेस के बारे में लिखते हैं. ये जो ए से बी प्रोसेस है ये क्या है, कौन सी प्रोसेस है ये, ए से बी जो गया ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस हो रही है. यस. तो दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. दूसरा बी से सी कैसी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है. यस. तो बी से सी जो है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है. ऐसे ही जो सी से डी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है फिर से, और जो डी से ए प्रोसेस है वो फिर से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है. ठीक है. ए से बी जो हो रही है वो वी नॉट पे हो रही है. ठीक है. जो सी से डी हो रही है वो 2v0 पे हो रही है.
जो प्रेशर अगर देखें तो बी से सी वाला जो है वो 2p0 प्रेशर पे हो रहा है, और वहां पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इस प्रोसेस पे देखिए वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये एक्सपेंशन प्रोसेस है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। ऐसे जो डी से है वो कांस्टेंट प्रेशर p0 पे हो रही है, और यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं ये इस तरीके से चल रहा है, वॉल्यूम 2v0 से v0 पे जा रहा है, तो कंप्रेशन हो रहा है। अब इन चीजों को यूज करके अपने को नया कर्व बनाना है। तो पहला अगर बनाए अपन, यहाँ पे जो बोल रखा है टी वी कर्व, टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व, ये अपने को बनाना है पहला। ठीक है, तो एबीसीडी 4 पॉइंट्स यहाँ पे बनेंगे। अब वॉल्यूम की अगर बात करो तो वॉल्यूम v0 यहाँ पे होगा, 2v0 यहाँ पे होगा। ठीक है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कौन कौन सी है? एक तो ए बी है कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरी सी डी है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक तो यहाँ बनेगी इस पे, और एक बन जाएगी इस पे, तो दो लाइंस तो आपकी ये आ जाएंगे इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो बना देते हैं। ए से बी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, और सी से डी कुछ ऐसी बन जाएगी। अब दूसरी जो प्रोसेसेस हैं वो दोनों कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और हम जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी से अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो टी बाय वी होता है कांस्टेंट। ठीक है, टी बाय वी इज कांस्टेंट, और वो कितना होता है कांस्टेंट? पी बाय एन आर के बराबर। देख पा रहे हैं हम यहाँ से, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही ज्यादा ये टी बाय वी का रेशियो, एंड दिस टी बाय वी इज नथिंग बट स्लोप, स्लोप ऑफ दिस कर्व। यहाँ पे ये क्या है? स्लोप ऑफ टी वी कर्व। तो सोचो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा स्लोप होगा। प्रेशर कहाँ ज्यादा है? ये बी से सी में प्रेशर 2p0 है, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा, मतलब बी से सी वाली जो लाइन बनेगी उसका स्लोप भी ज्यादा होना चाहिए। तो ये बन जाएगी आपकी बी से सी वाली लाइन, और इसका स्लोप कम होना चाहिए, तो इसके स्लोप कम के करस्पॉन्डिंग ये आप लाइन यहाँ बना देंगे ऐसी। ठीक है, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप यहाँ पे ज्यादा बनेगा। ठीक है, अब चाहे इसको थोड़ा सा और सही कर देते हैं, तो इसका जो स्लोप बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, ये यहाँ जाके आपको मिल जाएगी ऐसे, ऐसा एक कर्व पूरा बन जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी। कर्व कैसे चल रहा है? ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और फिर डी से ए, ऐसा आपका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर बात? कैसे बनाना है तो देखिए, वॉल्यूम प्रोसेसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पहले आपने बना ली, उसके बाद उसका स्लोप देख लिया। ऐसे ही अब आपको बनाना है प्रेशर टेम्परेचर कर्व। तो प्रेशर टेम्परेचर में अपने पास दो चीजें पता है कि दो प्रोसेसेस जो हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, एक p0 पे, दूसरी 2p0 पे। तो एक लाइन तो आपकी बन जाएगी 2p0 के करस्पॉन्डिंग, एक बन जाएगी p0 के करस्पॉन्डिंग, ऐसी दो लाइंस तो बन जाएंगी। और जो दो प्रोसेस हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही हैं, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हम लिख सकते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी से दिस p बाई टी इज इक्वल टू एनआर बाय वी, ऐसा लिखा जा सकता है। दिस p बाई टी स्लोप ऑफ दिस pt कर्व, ये हो गया स्लोप। अब जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे ये स्लोप स्लोप जो है वो डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज स्लोप डिक्रीज। तो इस बार जो 2v0 वाला है, 2v0 मतलब ये c से d वाला जो है इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसके लिए स्लोप कम आने वाला है। तो स्लोप कम आएगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये लाइन यहाँ बनने वाली है, और जबकि जो दूसरी लाइन है वो लाइन यहाँ पे बनने वाली है ऐसी। तो अपन इसका फाइनल अगर ग्राफ बनाए तो बन जाएगा कुछ ऐसा। ये इसका फाइनल ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, शुरू किया था आपने ए से, यहाँ से, तो ए बी सी और डी, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। क्लियर? क्लॉकवाइज चल रहे हैं सारी। दिस इज योर ग्राफ। क्लियर है बात अच्छे से? तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन यहाँ पे देखने पड़ेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। यहाँ पे आपको टीवी कर्व दे रखा है एक साइक्लिक प्रोसेस का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस n ये दे रखा है। फाइंड द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल, इस पूरी साइकिल में टोटल वर्क डन कितना हुआ। तो आप जल्दी से अगर इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका बता देंगे कि टोटल वर्क डन जो हुआ है ये v0 है, ये t0 है, आप आंसर दे देंगे दिस वर्क डन शुड बी v0 इंटू t0, तो आपका आंसर तुरंत प्रभाव से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा?
क्योंकि ध्यान रखिए एरिया अंडर द कर्व जब वर्क डन के लिए देखते हैं तो आपने वर्क डन लिखा था इंटीग्रल पी डीवी, मतलब जब भी वर्क में आप बात करेंगे एरिया हमेशा पीवी कर्व के करस्पॉन्डिंग देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ कर्व कैसा दे रखा है आपको, टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व दे रखा है। तो यहाँ भी आप अगर सीधा एरिया निकाल के वर्क डन का आंसर देते हैं तो वो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो अपन नहीं कर पाएंगे। अब अगर ये नहीं कर पाएंगे तो क्या करें, करने का तरीका बड़ा आसान, 4 प्रोसेसेस यहाँ दिख रही है, सबको इंडिविजुअल मान लेते हैं, 1 2 3 और 4, ऐसी 4 प्रोसेसेस यहाँ पे हैं। तो ए से बी जो प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। देखिए वी नॉट पे प्रोसेस हो रही है एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और हम जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे एक चीज बात समझ में आ गई कि ए से बी जो प्रोसेस है और जो सी से डी प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस के केस में वर्क डन 0 मिलने वाला है। तो जो भी वर्क डन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, एक तो डी से ए में और एक बी से सी में, इन दो चीजों में अपने को वर्क डन मिलने वाला है। तो बस निकाल लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, और ये दोनों प्रोसेस कैसी हैं, ए से ये डी और बी सी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस कितना लिखते हो, दिस वर्क डन इज, याद कीजिए क्या फॉर्मूला लिखा था आपने, एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, ये लिखा था। तो अगर इसको सॉल्व करें तो अपन पहली बात करते हैं बी से सी के लिए, तो वर्क डन इन बी से सी, ओके। क्या लिखूंगा, एन आर कितने पे हो रही है बी से सी वाली, 2T0 पे, टेम्परेचर कितना है इस बार 2T0, तो टी के जगह लिखा जाएगा 2T0 एल एन वी फाइनल, तो प्रोसेस जा रही है इस डायरेक्शन में, मतलब सी वाला जो वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम, बी वाला वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम। तो सी का वॉल्यूम है 2V0 और बी का वॉल्यूम है V0, ये आ गया यहाँ से। लिखें तो लिखा जाएगा 2nRT0 ln 2 के बराबर। वर्क डन अगर डी से ए में देखा जाए तो डी से ए में वर्क डन कितना है, तो लिखा जाएगा एन आर, यहाँ टेम्परेचर है T0 ln फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो ए फाइनल है और डी इनिशियल है, ए का वॉल्यूम V0 है और ये वॉल्यूम 2V0 है, लिखा जाएगा एन आर टी नॉट एल एन हाफ। क्लियर है, ये आपका आंसर आया। इस एल एन हाफ को लिख सकते हैं माइनस एन आर टी नॉट एल एन टू, जब भी एल एन में 1/, हो तो आप उस पावर को बाहर ला सकते हैं। भाई इस 1/2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज 2 पावर -1, 1/2 को ऐसा लिखा जा सकता है। और पावर बाहर आ जाती है जब भी लॉग की बात होती है, तो -1 बाहर आ गया, अंदर बचा एल एन टू, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। अब अपने को चाहिए टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन will be equal to work done by AB plus work done by BC plus work done in CD plus work done in DA। अब हम जानते हैं A से B कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, वर्क डन 0 है। B से C में आपने निकाला 2nRT0 ln 2, CD में कांस्टेंट वॉल्यूम 0, यहाँ से आपने बताया -nRT0 ln 2, सॉल्व करेंगे तो आपका मिलेगा nRT0 ln 2 के बराबर। दिस इज योर आंसर, दिस इज द टोटल वर्क डन इन दिस कंप्लीट साइकिल nRT0 ln 2। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी साइक्लिक प्रोसेस देखो, अगर वो पीवी कर्व है तब तो आप सीधा सीधा एरिया उसका लिख सकते हैं, वो आपको वर्क डन मिल जाएगा। लेकिन अगर वो साइक्लिक प्रोसेस, वो अगर पीवी कर्व नहीं है तब आपको इंडिविजुअल प्रोसेस के हिसाब से वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसी में साइक्लिक प्रोसेस में अगर आपसे पूछते कि बताइए कितनी हीट सप्लाई की गई, तो क्या वो भी आप बता सकते थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा था दिस dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब साइक्लिक प्रोसेस है तो du तो होता है 0, जितना आपको वर्क मिला उतना ही हीट सप्लाई के लिए भी आंसर आता है, तो यही आंसर आ जाता है आपके लिए हीट सप्लाई का भी। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। PT curve of a cyclic process is shown, pressure temperature कर्व दे रखा है, find out the work done by the gas in the given process if number of moles of a gas are n। फिर से आपसे वर्क डन पूछा गया है, कौन सा कर्व है ये, प्रेशर टेम्परेचर कर्व है, हम सीधा सीधा एरिया नहीं ले सकते। तो क्या करना चाहिए, हमें देखने चाहिए यहाँ पे प्रोसेसेस। अब प्रोसेस अगर देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और पीटी कर्व पे अगर स्ट्रेट लाइन बनती है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से देखो स्लोप बनेगा यहाँ p/t इज इक्वल टू एन आर बाई वी।
और अगर स्लोप कांस्टेंट है एक लाइन के लिए, इफ स्लोप इज कांस्टेंट, तो क्या कांस्टेंट होना चाहिए? वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तो बेसिकली यहां से बात समझ में आ रही है कि ये जो दो प्रोसेस हैं, सी से डी वाली प्रोसेस और ए से बी वाली प्रोसेस, ये कैसी प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस है। ठीक है, तो यहां से बात क्या समझ में आ गई? ए टू बी एंड सी टू डी आर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस, जिसको अपन आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। और इन दोनों अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो इसके केस में वर्क डन कितना होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में वर्क डन होता है 0। तो फिर से आपके पास दो चीजें बचती हैं, एक ए बी से सी वाला और एक डी से ए वाला। इन दोनों के केस में आपको फाइंड करना है कि कितना वर्क डन हो रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वर्क डन इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, अगर ये है तो वर्क डन यहाँ लिखा जाता है P डेल्टा V के बराबर। याद है ये हमने लिखा था। और क्योंकि यहाँ पे अपने को वॉल्यूम की टर्म में कोई गिवन नहीं है, किसी के भी पॉइंट का वॉल्यूम नहीं पता, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू NR डेल्टा T। कहाँ से आया ये? PV इक्वल टू NRT आप लिखते हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम में चेंज होगा उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर में चेंज होगा, तो लिखा जा सकता है P डेल्टा V को NR डेल्टा T। तो वर्क डन आपके पास आ गया NR डेल्टा T। अब आराम से चीजें लिखी जा सकती हैं। वर्क डन पहला अपन देखते हैं बी से सी वाली प्रोसेस में, तो लिखा जाएगा NRT टेम्परेचर एट सी माइनस टेम्परेचर बी, फाइनल माइनस इनिशियल। कितना दे रखा है वो? T3 और T2, तो लिखा जाएगा NR T3 माइनस T2। ऐसे ही वर्क डन अगर देखा जाए डी से ए की प्रोसेस में, तो लिखा जाएगा NR TA माइनस TD। कितना है ये? NR A is T1 माइनस T4। तो जो टोटल वर्क डन आएगा वो इसके करस्पॉन्डिंग लिखा जा सकता है। तो नेट वर्क डन W is equal to WAB plus WBC plus WCD plus WDA। ए से बी में क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है 0, बी से सी आपने कैलकुलेट किया NR T3 माइनस T2, सी से डी 0, और ये आपने अभी कैलकुलेट किया NR T1 माइनस T4। क्या आंसर आएगा टोटल? NR T1 plus T3 minus T2 minus T4। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखिए। कंसिडर द साइक्लिक प्रोसेस ABCA ऑन अ सैंपल ऑफ 2 मोल्स। तो N आपको दे दिया है यहाँ पे 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। तो डायग्राम में यहाँ पे आपको दे देता हूँ क्या क्या दे रखा है। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन के साथ गिवन है। ठीक है, तो N दे दिया। The temperature of the gas at A and B are 300 Kelvin। A और B पे टेम्परेचर सेम है 300 केल्विन, सॉरी सेम नहीं, 300 एंड 500 केल्विन, दो टेम्परेचर दे रखे हैं A और B पे। A total of 1200 जूल heat is withdrawn from the sample in the process। हीट जो है वो बाहर निकाली गई है, मतलब हीट कैसी है? नेगेटिव है। रिमेंबर, जब बाहर निकालते तो हीट को क्या लिखते हैं? नेगेटिव। तो हीट टोटल यहाँ पे है नेगेटिव। फाइंड दी वर्क डन बाय द गैस इन पार्ट बी से सी। इस बी से सी में वर्क डन कितना किया गया? अभी देखिए ये प्रोसेस अपने को पता नहीं कि कैसी प्रोसेस है, तो इस केस में आपसे अगर वर्क डन पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा। उसमें से देखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क डन हुआ, यहाँ से यहाँ कितना वर्क डन हुआ, और जो बचा वो वर्क डन कहाँ से कहाँ हुआ होगा, इस केस में हुआ होगा। ये अपने को यहाँ पे स्टेप लेनी पड़ेगी। ठीक है, और आर आपको दे रखा है 8.3 जूल पर मोल केल्विन के बराबर। तो सॉल्व करते हैं। अगर टोटल वर्क डन देखे जाए तो नेट वर्क डन कैसे कैसे होगा? ए से बी में जो वर्क डन हुआ प्लस बी से सी में जो वर्क डन हुआ प्लस सी से ए में जो वर्क डन हुआ, दिस इज द टोटल वर्क डन। और बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम ये भी जानते हैं कि दिस डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस के केस में डी यू कितना होता है? 0 होता है। तो यहां से मिलेगा डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू।
या Q इज इक्वल टू DW। तो अपन लिख सकते हैं जो नेट वर्क डन हुआ है वो कितना आएगा। यहाँ से 1200 जूल हीट विड्रॉ की गई है, सिस्टम से बाहर निकाली गई है, और हम जानते हैं कि जब हीट सिस्टम से बाहर निकाली जाती है तो नेगेटिव लिखी जाती है। ठीक है, सो हीट जब बाहर निकाली तो नेगेटिव 1200 जूल्स, ये टोटल वर्क डन है जो यहाँ पे गिवन है। अब अपने को ये एक्सप्रेशन पता है कि दिस टोटल वर्क डन कैन बी रिटन बाय AB प्लस BC प्लस C है। अब यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है B से C वाला। तो अगर मैं A और B और C और A वाला निकाल लूं और टोटल मुझे पता है तो यहाँ से B और C वाला मिल जाएगा। अब A और B अगर देखो तो वर्क डन इन A एंड B, ये कैसा प्रोसेस है? A से B जो प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ये जब कांस्टेंट प्रेशर पे है तो दिस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कितना वर्क डन होता है कांस्टेंट प्रेशर के केस में? P डेल्टा V। यहाँ वॉल्यूम की कोई चीज नहीं गिवन है तो NR डेल्टा T लिख सकते हैं इससे अपन, ये चीजें पता है। एन आपको दे रखा है 2 मोल्स, आर दे रखा है 8.3 जूल पर मोल केल्विन। डेल्टा टी, टी बी माइनस टी है, दोनों का टेम्परेचर गिवन है आपको 500 और 300, तो ये आ जाएगा 500 माइनस 300 विच इज 200। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वर्क डन आपको यहाँ से मिलेगा 3320 जूल्स। दिस इज द ए से बी वर्क डन। अब अगर बात करें इस प्रोसेस की सी से, इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा? तो सी से एक ऐसा प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? वर्क डन होता है 0। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि जो सी से प्रोसेस है वो हो जाएगा वर्क डन 0, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ये। अब अपने पास चीजें क्लियर हैं। वर्क डन टोटल पता है, नेट वर्क डन इज माइनस 1200 जूल्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय ए बी इज 3320 प्लस वर्क डन बाय बी सी कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय सी से इज 0। यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू minus 3320 minus 1200 is equal to final answer is minus 4520 joules. Clear? This will be the work done in process B to C. तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं पूरा पूरा। कोई दिक्कत यहाँ तक अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 gram of water at 100 degrees centigrade is heated to convert into steam at 100 degrees centigrade at 1 atmospheric pressure. Find out change in internal energy of water. पहली बात, it is given that volume of 1 gram water at 100 degrees centigrade is 1 centimeter cube. Volume of 1 gram of steam at 100 degrees centigrade is 1671 centimeter cube. Latent heat आपको दे रखी है वेपराइजेशन की, और जूल और कैलोरी का कन्वर्जन भी आपको यहाँ पे गिवन है। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व? आपसे पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो सिस्टम अपने पास ये है, इसके अंदर पहले वाटर था, अब स्टीम बन चुका है। मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम, इसका इनिशियल वॉल्यूम V इनिशियल था, जो कि आपको दे रखा है कि 1 ग्राम वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इनिशियल वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। फाइनली जब ये स्टीम में चेंज हो चुका है तो फाइनल वॉल्यूम इसका कितना दे रखा है? अब ये 1 ग्राम स्टीम बन चुका होगा, और 1 ग्राम स्टीम का जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 1671 सेंटीमीटर क्यूब। तो चेंज इन वॉल्यूम आ गया सिस्टम का। अपने को पता है कि यहाँ पे कितनी हीट दी गई होगी, तो डेल्टा क्यू अगर देखो तो ऑलरेडी 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है, यहाँ से इसको स्टीम में कन्वर्ट किया गया है। हमने पढ़ा था फेज चेंज जब होता है तो हीट कितनी देनी पड़ती है? M इंटू LV ml, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली बात। तो यहाँ से इसको देखा जाए तो मास है 1 ग्राम, तो इसको लिखा जा सकता है 1 इंटू कितना लेटेंट हीट है 540 कैलोरी पर ग्राम, तो 540 कैलोरीज ये आपको मिलेगा कैलोरी में। इसको अगर सॉल्व करें तो दिस इज 540 कैलोरी। क्लियर? दूसरी बात में देखते हैं कि कितना वर्क डन यहाँ पे हुआ होगा। तो वर्क डन का सीधा सा तरीका है, कांस्टेंट प्रेशर की बात यहाँ पे है। कांस्टेंट प्रेशर के केस में जो वर्क डन लिखा जा सकता है P डेल्टा V लिखा जा सकता है। अगर ऐसा है तो प्रेशर आपको दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10⁵ बार, तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। डेल्टा V आपको दे रखा है 1671 माइनस 1, और क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है इसको भी अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में, तो 10⁻⁻⁶ यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको मिलेगा जूल में। डेल्टा क्यू अपने पास कैलोरी में है, तो जूल से कैलोरी कन्वर्जन भी यहाँ पे कर देते हैं, दिस विल बी डिवाइड बाय 4.2।
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो एक्सप्रेशन आंसर आएगा फाइनली वो आएगा 40 कैलोरीज के बराबर। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा क्यू आ गया, डेल्टा डब्ल्यू आ गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप सीधा सीधा कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है ये, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो डेल्टा क्यू कितना दे रखा है आपको 540, डेल्टा यू आपको कैलकुलेट करना है, डेल्टा डब्ल्यू इज 40। यहाँ से आंसर आएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू 500 कैलोरीज। इतनी जो है वो इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा इस प्रोसेस के दौरान। क्लियर है बात अच्छे से? देखते हैं नेक्स्ट। 2 moles of a diatomic gas at 300 Kelvin are kept in a non-conducting container enclosed by a piston. ठीक है, gas is now compressed to increase the temperature from this to this. Find the work done by the gas. ये आपको बोला गया कि कितना वर्क डन हुआ है, और ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग मतलब यहाँ पे हीट सप्लाइड कुछ भी नहीं होगी। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, ना तो हीट बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, तो डेल्टा क्यू हो गया 0 के बराबर। अब दूसरी बात यहाँ बोल रखा है डाई एटॉमिक गैस है, 300 पे रखी गई है और उसका टेम्परेचर अब 300 से 400 किया गया है, 2 मोल्स है। यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट है मैं अभी यूज करने वाला हूँ, जो आप आगे अगले चैप्टर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे। वो हमने ऑलरेडी फॉर्मुलाज में लिखा था, जो हमने लिखा था डेल्टा यू इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा टी लिखा था हमने, वही बात हम यहाँ यूज करेंगे। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, वो होती है F/2 NR डेल्टा टी के बराबर। यहाँ F जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहलाती है। डायटोमिक गैसेस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। डायटोमिक मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 5। ये सारी बातें आप अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यहाँ क्वेश्चन में यूज हो रही है इसलिए हम लिख लेते हैं एक बार। तो डेल्टा यू यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है 5/2, एन दे रखा है 2 के बराबर, आर आपको पता ही है 8.3 होता है, 8.314, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 400, 300 से 400 मतलब 100 केल्विन का यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 4157 जूल्स के बराबर। ठीक है, दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपसे पूछा गया बताइए वर्क डन बाय द गैस कितना है, तो हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, दिस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर ऐसा है डेल्टा क्यू तो 0 है क्योंकि नॉन कंडक्टिंग कंटेनर है, इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू मिलता है आपको माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर, विच इज माइनस ऑफ 4157 जूल्स। दिस विल बी योर आंसर। सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, मतलब सिस्टम पे वर्क हुआ है, कितना हुआ है 4157 हुआ है। सिस्टम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम 4157 जूल्स के बराबर। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है पढ़िए। A sample of an ideal gas is taken through the cyclic process ABCA, जो यहाँ दिखा रखा है, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। It absorbs 50 joule of heat during the part AB. तो A से B में इसने 50 जूल हीट एब्जॉर्ब करी। नो हीट ड्यूरिंग द BC, यहाँ पे कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करी। एंड रिजेक्ट 70 जूल्स ऑफ हीट ड्यूरिंग CA, यहाँ से इसने 70 जूल हीट बाहर निकाल दी। ठीक है, 40 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द पार्ट BC। इस केस में ऑन द गैस वर्क हुआ है, डन ऑन द गैस। ठीक है, तो वर्क डन इन BC अगर लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा -40। क्लियर है बात? -40 क्यों लिखा? क्योंकि वर्क इज डन ऑन द गैस। हम जानते हैं बाय द गैस पॉजिटिव होता है, ऑन द गैस नेगेटिव होता है, तो B से C में वर्क डन इज -40। पूछा है आपसे फाइंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट B एंड C इफ इट इज 1500 जूल एट A। अगर A पे आपको इंटरनल एनर्जी दे रखी है तो बी और सी पे पूछी गई है। ऐसे ही कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पार्ट CA, इसमें कितना वर्क डन किया गया, ये सारी चीजें आपके पास है। तो जो हीट दी गई है और बाहर निकाली गई है, जो हीट दी जाती है वो पॉजिटिव लिखी जाती है, तो डेल्टा क्यू अगर A से B में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा +50 जूल्स, और ऐसे डेल्टा क्यू अगर C से A में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा -70 जूल्स, क्योंकि वो रिजेक्ट की गई है।
ठीक है, और दे रखा है कि डेल्टा क्यू जो बी से सी में है वो कितनी है, 0। ये तीन चीजें आपको पता है। ओके, वर्क डन आपको पता है बी से सी में, ये भी दे रखा है -40 जूल्स। तो अपने पास बी से सी वाले दो डेटा हैं, एक वर्क डन है और दूसरा हीट है। तो यहां से अपन चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो फॉर बी से सी क्या लिखा जाएगा, ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ से डेल्टा यू निकाला जा सकता है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू यहाँ पे दे रखा है आपको 0, डेल्टा डब्ल्यू दे रखा है -40, आंसर आएगा 40 जूल्स। दिस इज डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम बी टू सी। और ये चेंज बी से सी में हुआ है, मतलब दिस इज ऑल्सो यू सी माइनस यू बी, ऐसा लिखा जा सकता है 40 जूल्स। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक अच्छे से। चलिए, तो एक इक्वेशन आपको मिल गई है। अब अपने को ए पे इंटरनल एनर्जी दे रखी है और अपने को बाकी हीट भी सिस्टम में गिवन है। तो क्या किया जाए, यहाँ से अब प्रोसेस देखते हैं। जो ए से बी वाली प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस, ये कैसी प्रोसेस है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ना। अगर ए से बी कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हम जानते हैं कि ए से बी में वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। तो डेल्टा डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। अगर ऐसा है तो ए से बी में भी अपने को दो चीजें पता चल गई, एक डेल्टा क्यू पता है, एक डेल्टा डब्ल्यू पता है। अगर ए से बी के लिए अपन लगाएं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो लिखूंगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू दे रखा है ऑलरेडी 50 जूल्स। डेल्टा यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन पता है 0, डेल्टा यू मिल गया 50 जूल्स के बराबर। और ये डेल्टा यू जो है ए से बी मतलब यू बी माइनस यू ए, ये दे रखा है 50 जूल्स। ठीक है, अब आपको ए की इंटरनल एनर्जी दे रखी है 1500 जूल्स के बराबर। यू ए इज गिवन एज 1500 जूल्स। ठीक है, तो यहां से आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं, यू बी निकाल सकते हैं। दिस विल बी 1500 प्लस 50 मतलब 1550 जूल्स के बराबर। दिस इज इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट बी। और ये वाली इक्वेशन यूज करके आप सी वाली भी निकाल सकते हैं। यू सी विल बी यू बी प्लस 40, तो 1550 प्लस 40 which will be 1590 joules at the point C. This is the internal energy at point C. क्लियर है सारी बातें अच्छे से। तो अपने को ये सारी चीजें मिल गई। अब आपसे पूछा गया है क्या, बताइए पार्ट सी ए में कितना वर्क किया गया। तो अपन सी और ए दोनों इंटरनल एनर्जी जानते हैं, वहां की अपने को हीट भी पता है। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू फॉर सी टू ए। प्रोसेस कहां से कहां चल रही है, सी से ए की तरफ। तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, यू ए माइनस यू सी। यू ए आपको दे रखा है 1500, यू सी आपने अभी कैलकुलेट किया 1590, या आया -90 जूल्स के बराबर। यहाँ पे आपको ऑलरेडी डेल्टा क्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, इसने दिया है 70 जूल हीट, इसने रिजेक्ट करी है, मतलब -70 आपको ऑलरेडी डेल्टा क्यू यहाँ पे गिवन है। तो इन दोनों को यूज करके आप डेल्टा डब्ल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, which is equal to -70 minus -90, आंसर आएगा 20 joules. तो this is the work done in this process from C to A. तो कुल मिला के आपको इन्हीं सारी चीजों में खेलना है। कैसे खेलना है ये आप आराम से अब समझ चुके हैं। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इन्हें ट्राई कीजिएगा। हम इन्हें नेक्स्ट वीडियो में एक बार ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। ये दूसरा क्वेश्चन है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। This is the fourth question. And this is the fifth question. ये 5 क्वेश्चंस आपके पास होमवर्क के लिए हैं, आप इन्हें ट्राई कीजिएगा। जैसा अभी तक हमने किया है उसी तरीके से इन्हें करना है। हो सकता है आपको वो फॉर्मूला डेल्टा यू इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी यूज करना पड़े। तो उसमें मोनोएटॉमिक के लिए एफ होता है 3, डायटोमिक के लिए एफ होता है 5। तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर कुछ गिवन है तो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछिए।